तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विस्कोसिटी। ठीक है, ठीक है। और फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने बताया था तुम्हें, और दो तरह के लिक्विड, एक आइडियल लिक्विड, एक नॉन आइडियल लिक्विड। तो आइडियल लिक्विड में विस्कस फोर्स नहीं होता है, बट नॉन आइडियल लिक्विड में विस्कस फोर्स होता है। वही पढ़ने जा रहे हैं, मतलब हम लोग स्टडी कर रहे हैं बिहेवियर ऑफ नॉन आइडियल लिक्विड। गुड। तो देखो, सपोज करो ये लिक्विड है, इसकी हाइट h है। अब ऊपर की लेयर पे ना कोई बोट रखे हो, बोट आगे को जा रहा है, सपोज करो बोट है, ये बोट है जो कि आगे को जा रहा है v वेलोसिटी से। तो एक चीज हम ध्यान रखेंगे, वाटर h हाइट की जो वाटर है वो बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बनी है, बहुत सारे लेयर्स से मिलकर बनी है, लेयर्स कंटिन्यूअस, बहुत सारे लेयर्स है जो ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखी गई है, एक दूसरे के ऊपर रखी गई है। ऊपर की लेयर बोर्ड के साथ कांटेक्ट में, बोर्ड अगर भी वेलोसिटी जा रहा है तो इस बोर्ड से कांटेक्ट में, बोर्ड से जो डायरेक्ट कांटेक्ट, अंडरलाइन है डायरेक्ट, बोर्ड से जो डायरेक्ट कांटेक्ट बना रही है लेयर, उसकी वेलोसिटी भी एग्जैक्टली भी होगी। मतलब अगर मेरा ये पानी है यहाँ पे और मेरा हाथ उसके ऊपर ऐसे जा रहा है, तो मेरे हाथ से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाने वाली लेयर की वेलोसिटी भी होगी। अब क्वेश्चन आ गया कि उसकी थिकनेस कितनी होगी उस लेयर की। तो उस लेयर की थिकनेस ना बहुत ही स्मॉल मान लो, जिसे dx मानते हो ना, dx जितना बड़ा dx 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 बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं। वैसी जो लेयर्स होती हैं वो भी dx थिकनेस की, dx थिकनेस की, dx थिकनेस, dx थिकनेस, dx 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 dx। तो जो ऊपर की dx थिकनेस की लेयर है ना, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? v होगी, v होगी। एक और बात, ये ग्राउंड है, ग्राउंड है, तो जो नीचे की लेयर होगी, एकदम नीचे की जो लेयर होगी dx थिकनेस की, उसकी जो वेलोसिटी होगी जीरो होगी। क्यों? क्योंकि ग्राउंड की वेलोसिटी जीरो है। तो एक स्टेटमेंट हम ध्यान रखेंगे कि लिक्विड के लेयर की वेलोसिटी वही होगी जो जिसके साथ वो डायरेक्ट कांटेक्ट बनाएगी। तो लिखो स्टेटमेंट, वेलोसिटी ऑफ a layer of liquids, velocity of a layer of liquids is exact same as that of object which is direct in contact, तो मैं कह रहा था कि ये जो ऊपर की लेयर है इसकी वेलोसिटी क्या मानोगे? तुम भी ही मानोगे। और ग्राउंड की वेलोसिटी क्या मानोगे? जीरो। इसलिए लिखना फॉर एग्जाम्पल velocity of upper layer, for example velocity of upper layer will be equal to velocity of object, अगली लाइन, velocity of bottom layer will be equal to that of ground, ब्रैकेट में मीन्स जीरो, ब्रैकेट में जीरो। गुड। एक और चीज, सर एक बार रिपीट कर दो। फॉर एग्जाम्पल velocity of upper layer will be equal to that of object which is in direct contact, और velocity of bottom layer will be equal to that of ground, और ग्राउंड की वेलोसिटी जीरो है तो बॉटम की वेलोसिटी जीरो होगी। अब देखो, जैसे जैसे तुम नीचे आओगे ना, जैसे जैसे तुम नीचे कराओगे वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगी, मतलब यहां से वेलोसिटी ग्रेजुअली घटते हुए यहां पे जीरो हो जाती है। इसका मतलब अगर नीचे से तुम y दूरी पे जाते हो
और y दूरी पे किसी लेयर की वेलोसिटी अगर तुम v बोल रहे हो तो y प्लस dy दूरी पे, ये dy थिकनेस है, y प्लस dy दूरी पे जो लेयर होगी इसकी जो वेलोसिटी लिखोगे, ऊपर को लाइन पे घट रहा है ना, इट इज v माइनस dv लिखोगे, वेलोसिटी घट रही है, मतलब y दूरी पे वेलोसिटी v है तो y प्लस dy दूरी पे वेलोसिटी क्या होगी, v माइनस dv होगी। अब देखो ठीक है, अब एक चीज और देखना, सपोज करो मैंने, अब जो विस्कस फोर्स लगता है ना, बेसिकली जो विस्कस फोर्स लगता है, ये जो वेलोसिटी चेंज है ना इसी की वजह से लगता है। एक लेयर है, इसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लग रहा है, विस्कस फोर्स वो वेलोसिटी के चेंज की वजह से डेवलप होता है। अगर इसका थिकनेस में dy मान लिया, dy मान लिया, ठीक है, तो सपोज करो ऊपर की लेयर की जो वेलोसिटी है v माइनस dv है, और नीचे की जो लेयर है इसकी वेलोसिटी सपोज करो v है, तो वेलोसिटी के चेंज की वजह से क्या होता है, इससे विस्कस फोर्स लगता है। और विस्कस फोर्स क्या होगा तो देखना, अच्छा ये ऊपर को v प्लस dv लिखोगे ना, क्योंकि ऊपर वेलोसिटी बढ़ रही है, देखो Yes, sir. बढ़ रही, v प्लस dv लिखोगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, एक सेकेंड रुको, अच्छा एक लेयर दूसरे लेयर को जिस फोर्स से खींचता है, जैसे कि सपोज करो एक लेयर ये है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी मैं दिखा रहा हूं v प्लस dv है सपोज करो, और नीचे की जो लेयर है इसकी वेलोसिटी सपोज करो मैं v दिखा रहा हूं। देखना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लिखना है ना। ऊपर की लेयर की वेलोसिटी v प्लस dv है और नीचे की लेयर की वेलोसिटी v है, मतलब ऊपर की लेयर तेज भाग रही है और नीचे की लेयर धीरे धीरे भाग रही है। इसका मतलब हो गया कि इस लेयर और इस लेयर के बीच में विस्कस फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा। वो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इस लेयर को रिटार्ड करेगा और इस लेयर को एक्सीलरेट करेगा। तो इस लेयर पे बॉटम सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे पर काम करेगा, वही विस्कस फोर्स है। दूसरा एक्सेलरेशन पे और होता है, तो जितना इस पे काम करेगा उतना इस पे काम करेगा, ये फोर्स एकदम सेम होगा। तो इस फोर्स की जो वैल्यू आती है, विस्कस फोर्स की वैल्यू, ये आती है एफ वी इक्वल टू ईटा ए डी वी अपान डी जेड, इसको गवर्न करता है। डी जेड मतलब ये वाई जो है ना, इसको जेड लिख लो, इस जेड पे डी जेड प्लस डी जेड पे, इस तरीके से। तो जो विस्कस फोर्स की वैल्यू है वो ईटा ई डी बाई डी जेड को गवर्न करता है। मतलब कि दो पॉइंट, ये डी बाई डी जेड क्या है, मान लो एक पॉइंट है एक पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी का चेंज है बेसिकली डीवी, और डीजेड क्या है, इसकी बीच की दूरी है, इसकी वेलोसिटी v प्लस dv है और इसकी वेलोसिटी v है बेसिकली। तो इस सरफेस पे, इस डीजेड वाले सरफेस पे जो भी विस्कस फोर्स लगेगा ऊपर के सरफेस पे, ठीक है, वो गवर्न करेगा इस फॉर्मूले के, ईटा ई डी बाई डीजेड को गवर्न करेगा। इस चीज को हम अभी फिलहाल ध्यान रखेंगे। इसमें लिखो ना कुछ वर्ड, फिर तुम्हें समझाता हूं क्वेश्चन के थ्रू। पहले कॉपी करो, ईटा ए डी बाई डीजेड लिखो, where eta is coefficient of viscosity, eta is coefficient of viscosity, a is area of layer, a is area of layer, इस लेयर का कॉन्टेक्ट एरिया, a is area of layer, इसको लिखना dv by dz को, dv by dz is velocity gradient, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट GRADIENT, डी बाई डी जेड इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। अभी बस लिखना है इसको।
ठीक है, अब एक बात पे आता है, सुनना, एक वर्ड आता है रेक्टेंगुलर फ्लो, रेक्टेंगुलर नहीं, पैरेलल फ्लो। पैरेलल स्लैब्स फ्लो, पैरेलल स्लैब फ्लो, पैरेलल स्लैब फ्लो। इसमें यही पैरेलल स्लैब फ्लो है, एक एग्जांपल है, इन्हीं के थ्रू ये चीजें आती हैं बीच में, और यही बेसिकली सिलेबस में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पैरेलल स्लैब फ्लो। इस तरीके से लेयर से, ये हाइट h है, और ऊपर जो बोट रखा हुआ है ना, बोट, इसका जो ये एरिया है क्रॉस सेक्शन, ये जो कांटेक्ट में आ रहा है, इस वाटर के साथ जो कांटेक्ट बना रहा है, ये एरिया ए के बराबर है, और इसकी वेलोसिटी भी है। तो हम पाते हैं ना, पैरेलल फ्लो की खासियत होती है कि हर लेयर पे विस्कस फोर्स इक्वल अमाउंट का आता है। जैसे अगर इस तरीके से लिक्विड के लेयर्स हैं, ऐसे बहुत सारे लेयर्स तो बना दिए, तो अगर इस पे तुम विस्कस फोर्स पीछे दिखा रहे हो, आगे दिखा रहे हो सपोज करो F का, तो इस लेयर पे विस्कस फोर्स तुम पीछे दिखाओगे, फिर इस लेयर पे F का ही रहेगा, इस पे F का ही रहेगा। मतलब पैरेलल फ्लो में विस्कस फोर्स हर लेयर पे इक्वल आता है, हर लेयर पे इक्वल होता है। बॉटम तक, यहां से लेके यहां तक जाओगे ना, तो बॉटम तक हर जगह विस्कस फोर्स की वैल्यू सेम आती है। तो इस स्टेटमेंट को नोट करना, तो इसे कॉपी कर लो और इसे कॉपी कर लो, और एक स्टेटमेंट नोट करो, एक स्टेटमेंट नोट करो, स्टेटमेंट। इसमें लिखो, पैरेलल स्लैब के अंदर लिखना, विस्कस फोर्स at each surface will be same in magnitude. Viscous force at each surface will be same in magnitude. ये पहले लाइन थे। अब देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि विस्कस फोर्स हर जगह सेम है, और एरिया को भी मैं सेम मान रहा हूं, हर इसके नीचे के जितने भी लेयर्स हैं उनके एरिया को मैं सेम मान रहा हूं, तो एरिया अगर सेम है, विस्कस फोर्स सेम है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट सेम है, ये कांस्टेंट है, ये सेम है, तो डी बाई डीजेड भी तो हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसमें लिखना अगला लाइन, सिंस एरिया इज कांस्टेंट, सिंस एरिया कैपिटल ए इज कांस्टेंट, dv by dz will be constant, dv by dz will be constant। पैरेलल स्लैब में एरिया हम लोग बराबर मानते हैं हर जगह, तो डी बाई डीजेड कॉन्स्टेंट हो गया। तो अगर डीवी बाई डीजेड कॉन्स्टेंट हो गया, लिख लिया सी, इस डीजेड किधर भेज दो, तो बनेगा डीवी इक्वल्स टू सी डीजेड। नाउ इंटीग्रेशन, जेड है ना, ये जरूरी है, तो जब जेड की वैल्यू 0 है, देखना जब इसी जेड की वैल्यू 0 होगी, तो इस लेयर की वेलोसिटी क्या है, 0 है। देखो, तो जब जेड की वैल्यू 0 लिखोगे, यहाँ पे जेड की वैल्यू 0, तो इस वेलोसिटी की वैल्यू 0 लिखोगे, और जब यही जेड की वैल्यू h हो जाएगी, जेड हो जाएगी, मतलब अभी जेड, तो वेलोसिटी भी बनेगी। तो इससे इक्वेशन क्या बन गया, इससे इक्वेशन बन गया, देखो v बराबर सी जेड आ गया। मतलब ऊपर की जो लेयर की वेलोसिटी है वो लिनियरली वेरी कर रहा है जेड के अकॉर्डिंग, जहां सी एक कांस्टेंट है, जेड मतलब जितना ऊपर जाओगे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और लिनियरली इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट ये लिखोगे इसके अंदर, सेकेंड पॉइंट में इसे कॉपी कर लो, इसे कॉपी करके इसे लिख लो, सेकेंड वाले में इसे कॉपी करके इसे लिख लो, इसे कॉपी कर लो, लिखो वेलोसिटी इंक्रीजेस लिनियरली, वेलोसिटी इंक्रीजेस लिनियरली टू
top of layer. Velocity increases linearly to top of layer. आप कोई पूछे इस c की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो कैसे आएगा भाई, इस पॉइंट की वेलोसिटी v है ना, तो अगर ये z है यहां से, अगर z की जगह पे मैं h प्रेस कर दूं, अगर z की जगह पे मैं h रख दूं तो वेलोसिटी की जगह पे क्या लिखूंगा, v लिखूंगा। अगर इसकी वेलोसिटी v है तो, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी v है तो, अच्छा इसको vz कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, vz मतलब z दूरी पे वेलोसिटी vz है, यहां से z दूरी पे वेलोसिटी इस लेयर की vz है, वही आया है। अब जब हम z की जगह पे h रखेंगे तो v जगह पे क्या रखेंगे, v रखेंगे ना। जब z की जगह पे h रखोगे तो वेलोसिटी क्या आ गई, v आ गई, इसके बराबर। यहां से c की वैल्यू क्या आ गई, इट इज v अपॉन h। तो कोई पूछे कि विस्कस फोर्स किसके बराबर होगा, तो ईटा ए डी बाई डी जेड सी है ना, इट इज वी बाई एच। उठा के आप प्लेस कर दो वी बाई एच। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं एक लाइन और लिख सकता हूँ अलग से पैरेलल फ्लो में, कि अगर कोई कहे कि टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी v1 है सपोज करो, और बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी सपोज करो v2 है, और ये हाइट h है, h बीच में बहुत सारे लेयर्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जो विस्कस फोर्स काम करेगा इस बोर्ड पे कि बॉटम सरफेस पे जो विस्कस फोर्स काम करेगा वो पीछे को काम करेगा, और इस विस्कस फोर्स की जो वैल्यू होगी विस्कस एफ भी, ये होगी ईटा ए। देखो ईटा ए, और ये क्या है, ये भी क्या है, व्हाट इज भी जो है वो है इसकी वेलोसिटी और बॉटम बोथ पॉइंट की वेलोसिटी का डिफरेंस है ना, इसकी वेलोसिटी भी इसकी जीरो का डिफरेंस भी है अपॉन h क्या है, बीच की दूरी है। मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं ईटा ए v1 माइनस v2 डिवाइड बाई h। अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना, सारे के सारे क्वेश्चन इसी बेस्ड होकर आएंगे कि अगर एक बोर्ड है उसके ऊपर के लेयर की वेलोसिटी v1 है, बिकॉज बोर्ड की वेलोसिटी v1 होगी, और बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी v2 है, और बीच दूरी h है, तो जो विस्कस फोर्स आएगा वो होगा ईटा ए v1 माइनस v2 अपॉन h। अगर मान लो यहां की वेलोसिटी v3 होती, अगर यहां की v3 होती और ये दूरी h1 होता, तो मैं क्या लिखता, ईटा ए v1 माइनस v3 अपॉन h1, या ईटा ए v1 और v2 अपॉन h, कोई भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। भाई मुझे h दूरी पे वेलोसिटी पता है तो मैं h का हेल्प ले रहा हूं, अगर बीच का पता होता तो मैं बीच का हेल्प लेता। तो पैरेलल फ्लो में तुम इस फॉर्मूले को याद रखोगे, पैरेलल फ्लो में इस फॉर्मूले को तुम्हें याद रखना है कि ईटा ए v1 माइनस v2 अपॉन h होता है फॉर पैरेलल फ्लो या पैरेलल स्लैब। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बोर्ड, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एफबी इज विस्कस फोर्स, v1 क्या है टॉप लेयर की वेलोसिटी है, v2 क्या है बॉटम लेयर की वेलोसिटी है, और h क्या है दोनों के बीच की दूरी है। ईटा ए v1 माइनस v2 अपॉन h। सर v1 माइनस v2 क्यों कर रहे हैं? वो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे किए हो, ये है मान लो ये z बराबर 0 पे वेलोसिटी मान लो v1 होती, इसकी वेलोसिटी मान लो v1 होती, ग्राउंड नहीं होता कुछ और होता, वो भी भाग रहा होता, तो इसकी वेलोसिटी v1 होती, v1, और h दूरी पे मान लो वेलोसिटी v2 होती, इसकी वेलोसिटी v2 होती, तो ये क्या आता है v2 माइनस v1 होता, v2 माइनस v1, तो ये क्या होता c इंटू h आता, समझ गई? यस सर। तो इसको याद रखें, एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रखना है। अब इससे बेसिक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में से पूछा जाता है कि इस तरीके से है, इस पे एक बोर्ड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया a के बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, बोर्ड का मास m के बराबर है, और ये जो हाइट है दिस इज h। इसको मैंने वेलोसिटी v0 दी और छोड़ दिया, मतलब ऐसे v0 की वेलोसिटी दिया छोड़ दिया। तो कभी पानी पे तो एक बोट रखना, पानी होगा रुका हुआ पानी, एक बोट रखना, अब बोट कैसे मारना, तो बोट भागी बट रुक जाती है। क्यों रुकती है, क्योंकि विस्कस फोर्स पीछे काम करता है, रेजिस्टिव फोर्स है पीछे काम करेगा, वेलोसिटी के अपोजिट काम करता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे रुक जाता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि विस्कस फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट ऑफ वेलोसिटी,
रिलेटिव वेलोसिटी। विस्कस फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसको याद रखोगे, विस्कस फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये बोट है जिसका मास m है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया a के बराबर है, a के बराबर है। इस पानी की जो हाइट है h के बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। अगर तुमने इस बोट को v0 की वेलोसिटी दे दी, बोट है जिसका मास m के बराबर है और बॉटम सरफेस क्रॉस सेक्शन एरिया a के बराबर है, मैंने इसको वेलोसिटी v0 दे दी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा और हाइट h है, तो धीरे धीरे वेलोसिटी घटते घटते 0 हो जाएगी। पूछा है, फाइंड, पहला क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ बोट एज फंक्शन ऑफ टाइम, बस और क्या, ये पता करना है। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी बात है कि हमें एफबीडी बनानी पड़ेगी। इस बोर्ड की एफबीडी बनाओगे और वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज हो रही है, धीरे धीरे चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब फोर्स वेरिएबल आएगा। तो किसी टाइम टी पे तुम्हें मानना पड़ेगा। अच्छा अभी इसमें इंट्रोगेशन वगैरह आएंगे, लेकिन तुम पाओगे ना जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो एकदम यही सब पूछता ही है, कुछ अलग नहीं होता है, क्वेश्चन भी एकदम सेम आते हैं, एकदम सेम आते हैं सब। तो मैंने इस बोर्ड की वीडियो बनाई जिसका मास m है और इसको मान लिया किसी टाइम पे इसकी वेलोसिटी v के बराबर है, इस बोर्ड की वेलोसिटी किसी टाइम पे v मान लिया, तो विस्कस फोर्स जगह पीछे को काम करेगा और विस्कस फोर्स की वैल्यू होगी ईटा ए v अपान h, मतलब इसकी वेलोसिटी और बॉटम की वेलोसिटी का डिफरेंस वो क्या आएगा, इसकी वेलोसिटी v है तो v अपान h आ गया। ये इसकी एफबीडी कंप्लीट हो गई। सबसे पहले क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे, फोर्स दिखाएंगे ईटा ए v अपान h, एक्सेलरेशन निकालेंगे ना टाइम का फंक्शन निकालने के लिए। इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपान मास, तो ईटा ए v अपान, अब मास से डिवाइड कर दो mh, एक्सेलरेशन बन गया। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन में वेलोसिटी में एक माइनस साइन होगा, क्यों, वेलोसिटी आगे क्यों रहा है और एक्सेलरेशन फोर्स पीछे क्यों रहा है, तो माइनस इसलिए। इस एक जगह पे क्या लिख सकते हो, dv बाई dt, तो बन गया माइनस ईटा ए v अपान mh। तो इससे अगर हम आगे बढ़ाएं तो वैल्यू बनेगी dv अपान v इज इक्वल टू माइनस ईटा ए अपान mh इंटू dt। नाउ इंटीग्रेशन, टाइम की वैल्यू 0 थी, वेलोसिटी क्या थी, v0 थी, v0, और टाइम t पे वेलोसिटी v पूछा है, t बराबर 0 पे वेलोसिटी v0 है और t टाइम पे वेलोसिटी v पूछा है, तो t टाइम पे v मान लिया। कर दो इसको इंटीग्रेट, जैसे करोगे इसको इंटीग्रेट आएगा ln v अपान v0 इज इक्वल टू माइनस ईटा ए mh इंटू टी। कर दो सिंप्लीफाई इसको, तो बनेगा v अपान v0 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा e टू द पावर माइनस ईटा ए टी अपान mh। तो यहाँ से v की वैल्यू हो गई v0 e टू द पावर माइनस ईटा ए टी अपान mh, एंड दिस इज आंसर। ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। तो कोई पूछे कितने टाइम में ये बोट रुकेगा, मतलब कितने टाइम रुकेगा, तो v को 0 करना है। तो v कब 0 होगा, जब ये t इनफाइनाइट होगा। अगर t के जगह पे इनफाइनाइट प्लेस करोगे तो यह माइनस इन्फिनिटी, e का पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0। इसका मतलब इस बोर्ड को रोकने में इनफाइनाइट टाइम लग गया। एक्चुअली पता है क्या होता है, तुम्हें ये लगता है, लेकिन तुम्हारे साथ तो ऐसा होता नहीं है, बोर्ड को तुमने मारा रुक गया। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जैसे जैसे बोर्ड की वेलोसिटी कम होती है विस्कस फोर्स कम होता है। देखो विस्कस फोर्स कम होगा, तो विस्कस फोर्स कम होगा तो उसको रुकने में समय ज्यादा लगेगी। अब बाद में क्या होता है ना, वो बाद में जब उसकी वेलोसिटी एकदम कम हो जाती है तो तुम्हारे आंखों को लगता है ना कि रुक ही गया है, बट एक्चुअल में रुका नहीं होता है। तो तुम्हारे आंखों को लगता है कि ठीक है वो रुक गया, क्योंकि उस चीज को तुम रीड आंखें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है। इसीलिए हम लोग मानते हैं कि ये हमको दिखता है कि रुक गया जल्दी, लेकिन एक्चुअल में कितना समय लगता है, इनफाइनाइट टाइम लगता है रुकने में। ये फंक्शन बता रहा है, ठीक है। और इसके पीछे रीजन क्या है, यही है कि जैसे जैसे वेलोसिटी कम हो रही है विस्कस फोर्स कम हो रहा है, विस्कस फोर्स कम होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, रिटार्डेशन कम होगा, रिटार्डेशन कम होगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा और ना उसको रोकने में।
तो जब वेलोसिटी तो बहुत कम हो जाएगी तो विस्कस फोर्स भी बहुत कम हो जाएगा। अब विस्कस फोर्स अगर बहुत कम हो गया तो रिटार्डेशन बहुत कम हो जाएगा, और रिटार्डेशन बहुत कम हो जाएगा तो थोड़ा सा भी कम करने में टाइम बहुत लग जाएगा। इसीलिए टाइम क्या हो जा रहा है, इनफाइनाइट अटेंड कर जा रहा है। अच्छा, इसमें कोई कहता कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं, इस तरीके से। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, देखो वी नॉट है, और टाइम बढ़ेगा तो ई का पावर माइनस है ना, तो टाइम बढ़े तो वैल्यू घटेगी, ये घटेगी तो पूरी वैल्यू घटेगी, तो पूरी वैल्यू घटते 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 एक इनफाइनाइट टाइम लगेगा वेलोसिटी की जीरो होने में। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कॉपी करो। और एक ध्यान रखना, बार बार तुमको यही पैटर्न पूछेगा, कुछ नया नहीं। एग्जाम चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। सर 1 मिनट पेज पीछे कर दीजिए। एकदम सेम क्वेश्चन है, बोट है, मास है, एरिया ए के बराबर है, हाइट एच है, ईटा कोफिशिएंट विस्कोसिटी है, इस पे मैंने फोर्स लगा दिया mg के बराबर, mg के बराबर फोर्स लगा दिया। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, अगर तुमने फोर्स mg का लगा दिया, शुरू में तो विस्कस फोर्स कम होगा, वेलोसिटी नहीं है तो विस्कस फोर्स नहीं आएगा, तो mg की वजह से आगे को mg की वजह से आगे को एसिलेट होगा, लेकिन जितना एसिलेट होगा उतना ही वो वेलोसिटी गेन करेगा, और जितना वेलोसिटी गेन करेगा बोट उतना ही विस्कस फोर्स पीछे लगेगा, तो नेट एक्सेलरेशन घटने लगेगा ना भाई, mg आगे विस्कस फोर्स पीछे, तो नेट फोर्स mg माइनस विस्कस, तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा ना अगर वेलोसिटी ज्यादा आ रही है तो धीरे धीरे एक्सेलरेशन घटने लगेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है कि एक बड़े लॉन्ग टाइम बाद वो कितना वेलोसिटी गेन करेगी, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है कि लंबे टाइम बाद वो कितना वेलोसिटी गेन करेगी। तो ये दो क्वेश्चन पूछे, क्या करेंगे, एबीडी बनाएंगे। माइक तो प्लीज बंद रखना तुम लोग। किसी टाइम टी पे मान लिया बोर्ड की वेलोसिटी भी है, एबीडी बनाओ, तो mg तुम आगे को दिखाओगे, वेलोसिटी भी है इसका, विस्कस फोर्स से रहेगा पीछे को, कितने को होगा, ईटा ए डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, इसका भी है इसका जीरो है, तो v अपान एच, ये बन गया विस्कस फोर्स। अब इस पे नेट फोर्स क्या लिखोगे, इसके ऊपर नेट फोर्स लिखोगे तुम mg माइनस विस्कस फोर्स, ईटा ए v अपान एच। अब फोर्स वर्क क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, अगर इसका मास m है तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा, मास से डिवाइड कर दो तो बनेगा g, ये बनेगा ईटा ए v अपान एम एच, और एक्सेलरेशन में क्या लिख सकता हूं, dv बाई dt। अब मैंने क्या किया, इसको और सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई क्या किया, इस पूरे टर्म को इस dv के नीचे भेजो तो बनेगा dv अपान g ब्रैकेट में माइनस ईटा ए v अपान एम एच बराबर dt, ये बनेगा। नाउ इंटीग्रेशन, टाइम की वैल्यू जीरो पे वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, रेस्ट से शुरू हुआ था ना, और टाइम टी पे वेलोसिटी क्या है, v। अब कर दो इंटीग्रेट इसको तो बनेगा क्या, ln ब्रैकेट में g माइनस ईटा ए v अपान एम एच। और एक और बात, इसके इंटीग्रेशन करोगे ना तो ये जो v का कोफिशिएंट है ईटा ए अपान एम एच माइनस एन के साथ, ये बाहर डिवाइड भी होता है, तो आएगा माइनस ईटा ए अपान एम एच से डिवाइड करेंगे तो एम एच ऊपर आ जाएगा, ये बनेगा इंटीग्रेशन इसका। और ये इंटीग्रेशन होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से लगेगा, अदरवाइज तुम्हें ऐसे ध्यान रखना होगा, ये डीवी अपान है ना, तो माइनस भी है तो लीनियर फंक्शन लॉग में कन्वर्ट होता है, लॉग में, ये पूरा कॉपी हो जाता है यहाँ पे। और जो भी का कोफिशिएंट है ईटा ए एम एच माइनस एन के साथ, वो इस लॉग वाले फंक्शन में डिवाइड होता है, जब डिवाइड करोगे तो माइनस ईटा ए नीचे आएगा और एम एच ऊपर आएगा। अब लिखेंगे लिमिट जीरो से भी के बराबर, लिमिट अभी लिमिट रखना बाकी है, बराबर टी, डी टी में टी बनेगा, लिमिट रखोगे तो टी आ जाएगा। इसके बाद ये जो माइनस ईटा है ना, माइनस ईटा अपन एम एच, इसको इधर भेज दो, इधर तो बनेगा माइनस ईटा ए अपन एम एच। अब तुम इसको यहां से हटा दो, इसे हटा दो, मैंने क्या किया इसके लिए,
अब इसको भी को यहां पर रखोगे, अब फिर 0 रखोगे तो बनेगा ln a माइनस बी, तो इसको लिखेंगे ln a अपान बी। तो भी यहां पर रखोगे तो बनेगा क्या, ln g माइनस ईटा a b अपान एम एच माइनस ln, और भी की जगह पे एक बार 0 प्लेस करो, जब 0 प्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ g आएगा, तो बनेगा ln g बराबर माइनस ईटा a टी अपान ईटा ए टी अपान एम एच, ये बनेगा log a अपान बी, log a अपान बी। तो फिर इसके साथ ये डिवाइड भी हो जाएगा, ऐसे डिवाइड भी हो जाएगा, ये यहां से हटा दो इसको, इस वाले टर्म्स को। तो ये ln बन गया ऐसे, ये पूरा ब्रैकेट बंद होगा, ये पूरा बड़ा सा आएगा माइनस ईटा ए करके। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके लिए g को अंदर भेज देते हैं, तो g को अंदर भेजोगे तो g तो यहाँ पे 1 बनाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अभी काम करें ना, इसको हटा दो, सिंप्लीफाई कर, अगले पेज पे चलता है। अगले पेज पे जाने के लिए मैंने क्या किया, g को इसके नीचे भेजें या एम एच इसको इधर भेजो, फिर g से डिवाइड कर लो, तो मैंने क्या ln एम एच जी माइनस ईटा ए भी अपान एम एच जी बनेगा। एम एच जी माइनस ईटा ए भी अपान एम एच जी, ये बना। इक्वल्स टू क्या आया था, ईटा ए टी अपान एम एच, ईटा ए टी अपान एम एच माइनस ईटा ए टी अपान एम एच बना। लॉग हटाओ तो एक्सपोनेंशियल नोट होगा। इसको चाहो तो लिख सकते हो ना, 1 माइनस ईटा ए बी अपान एम एच जी बराबर माइनस ईटा ए टी अपान एम एच। तो यहां से बनेगा, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो बन गया क्या, 1 माइनस 1 प्लस ईटा ए टी अपान एम एच, नहीं ये ई बनेगा ना, रुको, घबराना मत, एकदम सेम पैटर्न बार बार पूछता है। ई बनेगा, जब यहां से लॉग हटेगा लॉग, तो इसका ई में कन्वर्ट कर देगा। अब इससे बनेगा ईटा ए बी अपान एम एच जी, इसके इधर भेजो, इसके इधर भेजो, तो बनेगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ईटा ए टी अपान एम एच। तो यहां से भी की वैल्यू आ गई, देखो एम एच जी डिवाइड बाई एम एच जी डिवाइड बाई ईटा ए, ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ईटा ए टी अपान एम एच, एंड दिस इज आंसर, यही आंसर। तो मैंने क्या किया, जो बेसिक वर्क था मैंने इसमें ये किया, एबीडी बनाई, नेट फोर्स लिखी, एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन निकालने के बाद इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद सिंप्लीफाई करना पड़ा, उसके बाद मेरा आंसर इसमें कन्वर्ट हो गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी मतलब क्या है, एक लंबे टाइम बाद जब वेलोसिटी अटेन करेगा। सेकेंड क्वेश्चन टर्मिनल वेलोसिटी, तो लंबे टाइम बाद मतलब टी के जब क्या लिखेंगे, इन्फानाइट, अगर टी जब इन्फानाइट रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, टी के जब इन्फानाइट प्लेस की है तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो क्या बन गई एम एच जी अपान ईटा है, तो इससे वेलोसिटी की वैल्यू आ गई एम एच जी अपान ईटा है। ये है टर्मिनल वेलोसिटी। लेकिन एक और खासियत देखना, ये टर्मिनल वेलोसिटी कैसे आ सकता है, बैक करो। टर्मिनल वेलोसिटी वो क्या है, जो लॉन्ग टाइम बाद आती है। तो लॉन्ग टाइम बाद हुआ क्या है, बेसिकली लॉन्ग टाइम बाद हुआ ये है कि mg आगे है, जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी विस्कस फोर्स बढ़ेगा, फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब विस्कस, ठीक है, तो जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी विस्कस फोर्स बढ़ेगा, और जब तक विस्कस फोर्स इस mg से कम होगा तब तक इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा ना जब ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे, जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़नी बंद हो जाएगी। तो वही लॉन्ग टर्म आ गया, एक लंबे टाइम बाद जो वेलोसिटी आएगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और कांस्टेंट कब होगी वेलोसिटी, जब एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन कब 0 होगा, जब नेट फोर्स 0 होगा।
तो ये जो नेट फोर्स आया है ना, ये वाला नेट फोर्स F बराबर mg माइनस, इसी को जीरो कर दो भाई, नेट फोर्स जीरो कर दो, mg बराबर इसको कर दो, देखो आ गई टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब एक चीज तुम याद कर सकते हो, ठीक है, कि एट टर्मिनल वेलोसिटी नेट फोर्स इज जीरो। ये तुम अलग से याद रखोगे और ऑलवेज वैलिड है। और ये ऑलवेज वैलिड है, ऑलवेज। तो टर्मिनल वेलोसिटी के टाइम पे एफ नेट जीरो होता है, तो बैलेंस करो, एफ नेट को जीरो करो। इस मतलब अगर इस वैल्यू को तुम जीरो कर दो, एम जी बराबर दिस वन कर दो, देखो आ गया ना, एम जी बराबर ईटा ए भी बाई एच, लिखते हैं हम यहाँ पे एम जी बराबर ईटा ए भी बाई एच। इससे भी बोलो क्या आ गई, एम जी एच अपान ईटा ए आ गई। और यही हमारा आंसर था, देखो लास्ट वाला, एम जी एच अपान ईटा ए, एम जी एच अपान ईटा ए। तो इसके बाद जब भी तुमसे कोई कहेगा ना कि टर्मिनल वेलोसिटी बताइए, टर्मिनल वेलोसिटी बताइए, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, नेट फोर्स जीरो। तो तुरंत नेट फोर्स को जीरो कर दो, आ गया टर्मिनल वेलोसिटी। लेकिन कोई पीछे वेलोसिटी का फंक्शन ऑफ टाइम बताइए, तब तुम जीरो नहीं कर पाओगे, तब तुमको प्रॉपरली इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। ठीक है, तो तुम इसे भी कॉपी कर लो और इसे भी कॉपी करो। हाँ, ये क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन ही है कि मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, माइक प्लीज बंद रखना, एक इंक्लाइन प्लेन है, और यहां पे एक पतला सा लेयर है, माइक बंद रखो ना प्लीज, एक पतला सा लेयर है, लिक्विड का लेयर है पतला सा, ऑयल है मान लो, ऑयल को मतलब स्टिकी या ऑयल, मतलब एकदम पतला सा ऑयल। अरे तुम कर भी सकते हो इस काम को, एक यही इंक्लाइन प्लेन है, इसी पे ऑयल लगा दो ऐसे, उसका थिकनेस बहुत ही कम होगा, ठीक है, वही है, इसका थिकनेस h के बराबर है, मान लो h इज वेरी स्मॉल, थिकनेस h के बराबर है, तो इसकी हाइट h है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंगल थीटा है, सपोज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। क्या कहता है कि इसमें एक बोट है, आपने एक बोट रख दिया जिसका ये एरिया a के बराबर है, और इसकी स्पेस छोड़ दिया, तो भागेगा ना, ऐसे भागेगा। इंक्लाइन प्लेन पे आपने ऑयल स्टिक किया, उसके ऊपर एक बोट रख के छोड़ दिया, तो बोट ऐसे भागेगा। जितना तेज बोट भागेगा विस्कस फोर्स उतना पीछे लगेगा, जितना तेज बोट भागेगा उतना ही विस्कस फोर्स पीछे लगेगा। तो पूछता है फाइंड टर्मिनल स्पीड। अच्छा एक, ठीक है, पहले वीडियो बनाते हैं, इसकी वीडियो बनाओगे बोट की, तो इधर कौन सा फोर्स दिखाओगे, mg साइन थीटा, इसका मास m है, mg साइन थीटा फोर्स दिखाओगे, और विस्कस फोर्स पीछे दिखाओगे ना, वो कितना होगा, ईटा ए भी अपान एच, इसकी वेलोसिटी किसी टाइम पे v मान लो, v और h 20 की दूरी है। अच्छा इन सब में ना एक बात तुमको समझ आई होगी कि विस्कस फोर्स जो है ना, वो h जितना कम होगा विस्कस फोर्स उतना ही ज्यादा आएगा। मतलब इसका पानी का थिकनेस जितना कम होगा उस पर स्लिप करवाना उतना ही मुश्किल है, बिकॉज ऑफ विस्कस फोर्स। और ऐसा तुम कर सकते हो, सोच चेक कर सकते हो, तुम 2 ग्लास का प्लेट लेना, ग्लास का प्लेट, उसमें पानी लगा देना एक ग्लास के प्लेट पे, दूसरे ग्लास के प्लेट कैसे खींचना, तुम देखना इस पानी का थिकनेस तुम जितना ज्यादा रखोगे उतना ही आराम से खींच लोगे, और इसका थिकनेस जितना तुम कम रखोगे, पानी जितना हटा दे, एकदम हल्का सा पानी होना चाहिए, तो खींच के देखना तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, स्लीप नहीं कर पाओगे। दिस इज बिकॉज ऑफ विस्कस फोर्स। तो जितना पानी का थिकनेस कम होगा विस्कस फोर्स उतनी ही ज्यादा आएगी, ये बता रहा है। वैसे उन्होंने मुझसे क्या पूछा, टर्मिनल वेलोसिटी, एट टर्मिनल वेलोसिटी नेट फोर्स विल बी जीरो, इक्वल कर दो, तो mg sin थीटा माइनस ईटा ए भी अपान एच इज इक्वल टू जीरो, तो भी की वैल्यू क्या आ गई, mg
h sin theta upon eta a, and this is आंसर। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। सर एक मिनट पेज नीचे कर दीजिए। इस तरीके से ये है, सपोज करो एक ऊपर सरफेस है, एक नीचे सरफेस है, ऐसा। ये छत है और ये फ्लोर है। ये छत, ये फ्लोर, दोनों रेस्ट में, रेस्ट रूफ, एंड रेस्ट में कौन है? फ्लोर है। और दोनों के बीच में तुमने लिक्विड भर दिया, लिक्विड भर दिया। इसमें तुमने एक प्लेट रखा है, बीच में तुमने एक प्लेट रख रहा है ऐसे, ये प्लेट। बस फर्क ये है कि प्लेट के ऊपर की जो लिक्विड है, प्लेट के ऊपर की जो लिक्विड है उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा 1 है, और प्लेट के नीचे की जो लिक्विड है उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा 2 है, और बीच की दूरी जो है h है, h है। अब तुम्हें इसे खींचना है, इसे खींचना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से खींचना है। तो देखो पूछा जाता है कि बॉटम से कितने दूरी पे फाइंड वैल्यू ऑफ y, फाइंड y so that to pull plate is easy। इजी का मतलब कम फोर्स से खींचा जा सके, तो कितने हाइट पे इस प्लेट को रखना चाहिए? तो ऊपर लिक्विड है, नीचे भी लिक्विड है, बीच में प्लेट है, खींच रहा तो इन नीचे से y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि कम फोर्स में तुम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से खींच सको, या एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से खींच सको। तो अब इसको हम y को 0 रखें कि y को h रखें कि बीच रखें, कहां रखें? तुम देखो y को 0 तुम कर नहीं सकते हो। अगर y को तुम 0 कर दोगे तो नीचे का थिकनेस तुमने कम कर दिया। तो अगर इस प्लेट की बीडी बनाओगे, प्लेट की बीडी, तो ऊपर वाले से विस्कस फोर्स आएगा कितना? ईटा a, ईटा 1a। अगर इसकी वेलोसिटी मैंने v मान लूं, प्लेट की वेलोसिटी v मान लो, तो इसकी v है और टॉप का 0, तो डिफरेंस क्या आ गया? v अपान, अगर ये दूरी 0 हो गई तो ऊपर से h आएगा ना, तो v अपान h बनेगा। लेकिन नीचे का जो विस्कस फोर्स बनेगा ईटा 2 a। हाँ, तो ईटा a वेलोसिटी का डिफरेंस, तो यहाँ की वेलोसिटी v है, इसकी 0 है, तो v अपान, और बीच की दूरी 0 हो गई ना, तो ये तो इनफाइनाइट आ गया भाई। जब इसका थिकनेस तुम 0 कर दोगे तो यहां से जो विस्कस फोर्स आएगा वो इनफाइनाइटली लार्ज आएगा। तो ठीक है, तो जब तुम इधर से थिकनेस 0 कर दोगे, जब तुम यहां का थिकनेस 0 कर दोगे, तो यहाँ पे विस्कस फोर्स इनफाइनाइट आएगा नीचे से, तो इनफाइनाइट विस्कस फोर्स आएगा, तो तुम तो खींच ही नहीं पाओगे, हालत खराब हो गई। और अगर इसका ऊपर से 0 कर दोगे, 0 कर दोगे, तो ऊपर से विस्कस फोर्स इनफाइनाइट आ जाएगा, तभी भी नहीं खींच पाओगे। तो कंफर्म है कि ना तो ऊपर से 0 होना चाहिए, ना तो नीचे 0 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और एक और बात, अगर ये लिक्विड और ये लिक्विड एग्जैक्टली सेम होती, विस्कोसिटी एकदम सेम होती, तो मैं कॉमन सेंस से पता क्या बोलता कि ये एग्जैक्ट बीच में रखो, कॉमन सेंस से, तब इजीली खींच सकते हो। लेकिन विस्कोसिटी भी अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से एक डिस्टेंस y मान लिए और अब इसकी एबीडी बनाएंगे। अगर इसकी एबीडी y बनाते हो तो नीचे से विस्कस फोर्स क्या आएगा? ईटा 2 इंटू a वेलोसिटी डिफरेंस। अगर इसकी वेलोसिटी v है, इसकी भी वेलोसिटी है, v की वेलोसिटी है, अगर ये वेलोसिटी v के बराबर है तो बॉटम की 0 है, तो क्या आएगा? v माइनस 0 अपान ये दूरी y है, नीचे को लिखा दिया, ये नीचे विस्कस फोर्स आ गया। अब बात करेंगे ऊपर से विस्कस फोर्स जो आएगा। ऊपर कोफिशिएंट ईटा 1 है ना, तो हम क्या लिखेंगे? ईटा 1 ईटा a, वेलोसिटी डिफरेंस, इसका 0 है, इसका v है, तो डिफरेंस क्या आएगा? v अपान, और ये दूरी क्या आएगी? ये पूरा h है, ये y है, तो बनेगा h माइनस y। अब नेट विस्कस फोर्स कितना होगा इसके ऊपर? जो नेट विस्कस फोर्स होगा
नेट विस्कस फोर्स जो इसके ऊपर होगा वो इस फोर्स का सम ही तो होगा। क्या बन गया, ईटा 2a भी अपान y का पावर -1 कर लो, प्लस ये क्या बन गया, ईटा 1a भी और a माइनस वाई का पावर -1। अब देखो विस्कस फोर्स y का फंक्शन है, y का फंक्शन है, तो अगर y की जगह पे 0 प्लेस कर दोगे, देखो अभी समझ में आएगा, y की जगह पे 0 प्लेस करो, देखो इनफाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट। माइनस वाई होगा, क्या, एच माइनस वाई होगा सर। हाँ h माइनस वाई आएगा, तो हम इसको लिखेंगे h माइनस वाई, h माइनस वाई। तो विस्कस फोर्स y का फंक्शन बन गया, y की वैल्यू चेंज करो विस्कस फोर्स चेंज होगा, तो विस्कस फोर्स कम से कम होना चाहिए ना, तभी तो तुम कम फोर्स में कांस्टेंट स्पीड खींच सकते हो। तो फॉर एवरी मिनिमम, इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 0 होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम पे डिफरेंस 0 आता है, तो क्या लिखेंगे 0 इज इक्वल टू, आप करेंगे इसको डिफरेंस y के रिस्पेक्ट में, तो बनेगा ईटा 2 ए भी, और y का पावर -1 का बनेगा -1 y का पावर -2 प्लस ईटा 1 ए भी, और इसका डिफरेंस अगेन -1 और बनेगा h माइनस वाई का पावर अगेन -2, और अंदर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा तो h का 0 और -y का -1 बनेगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन जाएगा। अब ये माइनस साइन है, इसको इधर भेज दो, और देखो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा ईटा 2 अपान y का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू बनेगा ईटा 1 अपान h माइनस वाई का स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, इसको इधर भेजा और इसको इधर भेज कर अंडरूट करा दिया। तो अब मैंने इसको कैलकुलेशन के लिए ऊपर से डायग्राम हटा रहा हूं, मैं यहां कैलकुलेशन करूंगा, तो आएगा h माइनस वाई डिवाइड बाई वाई बराबर h माइनस वाई डिवाइड बाई वाई बराबर, ये इधर भेजेंगे तो बनेगा रूट ईटा 1 अपान ईटा 2, तो इससे बनेगा ये आएगा h अपान वाई -1 बराबर रूट ऑफ ईटा 1 अपान ईटा 2, तो यहां से h अपान वाई की वैल्यू आ गई, दिस इज 1 प्लस रूट ईटा 1 अपान ईटा 2, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर भेजो, इसके इधर, तो बन गया h अपान 1 प्लस रूट ईटा 1 अपान ईटा 2, एंड दिस इज आंसर। और देखो अगर ईटा 1 और ईटा 2 आपस में इक्वल होता तो रूट 1 बन जाता, 1 प्लस 1 2 इतना आता, दिस इज h/2 आना इस बात को कंफर्म करता कि अगर ऊपर की लिक्विड नीचे की लिक्विड सेम होती तो उसको बीच में रखा गया होता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी तुम कॉपी कर लो, ये भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है, कॉपी करो। क्वेश्चन इरडो का है, इसमें इस तरीके से इसमें लिक्विड है बहुत सारा, और इसके ऊपर क्या किया गया है, लिक्विड के ऊपर जिसकी हाइट h के बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, एक डिस्क जो है, डिस्क ऐसा इस पे रख दियो तो जिसका रेडियस r के बराबर है, r के बराबर, और इसको तुम्हें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट देकर दियो। तो क्वेश्चन, अगर डिस्क जो है पानी पर रख दियो, पानी की सरफेस पे ऐसे घूम रहा है, ओमेगा नॉट से घूम रहा है, तो विस्कस फोर्स उल्टा आएगा ना, तो धीरे धीरे उसको कम करते करते ओमेगा को 0 कर देगा। तो मैं चाहता हूं कि इस डिस्क को कितने टॉर्क से घुमाता रहूं, एक्स्ट्रा टॉर्क दूं, ताकि ये कांस्टेंट ओमेगा से घूमता रहे। क्वेश्चन है फाइंड टॉर्क एक्सटर्नल so that disk will be in constant omega, ये कांस्टेंट ओमेगा से घूमता है, तो कितना का टॉर्क तुम्हें देना पड़ेगा ताकि ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूमता रहे। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे डिस्क को ऊपर से देखो, पूरे डिस्क को ऊपर से देखो, अगर पूरे डिस्क को तुम ऊपर से देखते हो तो डिस्क तुम्हें ऐसा नजर आएगा।
डिस्क तुम्हें ऐसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा डिस्क। ठीक है, अब देखो इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगी कि डिस्क कैसे घूम रहा है। तो डिस्क के सेंटर से इतना दूर जाओगे, वेलोसिटी उतनी ज्यादा आएगी ना, आर ओमेगा। अब वेलोसिटी ज्यादा आएगी तो विस्कस फोर्स दूरी पे ज्यादा आएगी। विस्कस फोर्स सेंटर के पास कम आएगा क्योंकि वेलोसिटी कम है। अगर डिस्क ऐसे घूम रहा है तो पानी की लेयर को भी तो ऐसे घुमा रहा होगा, तो पानी की लेयर उल्टा टॉर्क लगाएगी। अब पानी की लेयर की टॉर्क ज्यादा तब आएगी जब वेलोसिटी उसकी ज्यादा होगी। तो सेंटर जितना दूर जाओगे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, तो विस्कस फोर्स दूरी पे ज्यादा आएगी। कंफर्म है, ये भी इंट्रोगेशन ही है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, आर दूरी पे जाते हैं और डी आर थिकनेस का एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। ये डी आर थिकनेस का खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कह रहा हूं भले ही इंट्रोगेशन है लेकिन सीख लेना, पैटर्न हमेशा एक ही रहता है। डी आर थिकनेस इसे सिलेक्ट किया। अगर ये ओमेगा नॉट से ऐसे घूम रहा है तो इस पे विस्कस फोर्स पीछे को लगेगा ऐसे, और इस विस्कस फोर्स को मैंने डीएफ से रिप्रेजेंट कर दिया। थिकनेस डी आर है तो विस्कस फोर्स छोटा होगा, तो डीएफ को क्या लिखोगे, ईटा ए। ये ए वाला एरिया होता है, ये जो एरिया है ना, ये डी आर थिकनेस का एरिया, ये वाला एरिया कितना है, डी आर थिकनेस का एरिया, ये याद करो सेंटर ऑफ मास रोटेशन मैंने बताया था, ये होता है ईटा ए। ईटा ए फॉर्मूला क्या होता है, ईटा ए वेलोसिटी का डिफरेंस, यहाँ की वेलोसिटी होगी आर ओमेगा ना, अगर ओमेगा नॉट से घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी होगी आर ओमेगा नॉट माइनस बॉटम का जीरो। देखो ऐसे घूम रहा है ना ऐसे, अब पानी तो नीचे है, तो अगर ऐसे घूम रहा है तो सेंटर से आर दूरी पे वेलोसिटी क्या होगी, आर ओमेगा। अब बॉटम की वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो यहाँ पे विस्कस फोर्स क्या आएगा, ईटा ए, यहाँ की वेलोसिटी माइनस बॉटम की वेलोसिटी, यहाँ बॉटम की, यहाँ की, डिवाइड बाई बीच की दूरी, दैट इज एच। तो इसी को एच से डिवाइड कर दो, तो बन गया ईटा। और ए बनेगा इसका एरिया, डी आर थिकनेस का एरिया होता है 2 पाई स्मॉल आर डी आर, ये एरिया होता है। डी आर थिकनेस का जो एरिया है ये 2 पाई आर, पेरीमीटर में डी आर थिकनेस मल्टीप्लाई करते हैं, आ गया इतना। ये बन गया क्या, आर ओमेगा नॉट डिवाइड बाई एच। अब जो टॉर्क आएगा, टॉर्क उसको डी टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। टॉर्क क्या होगा, ये फोर्स है, अब फोर्स की परपेंडिकुलर सेंटर से लिखोगे ना टॉर्क के लिए, इस आर को डीएफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टॉर्क के लिए आर इंटू डीएफ कर दो, तो आर से मल्टीप्लाई करो तो बनेगा आर स्क्वायर, तो आर क्यू बन जाएगा, तो बनेगा क्या 2 पाई ओमेगा नॉट ईटा अपान एच, 2 पाई ओमेगा नॉट ईटा अपान एच। ये क्या है, टॉर्क बराबर था आर मल्टीप्लाई था डीएफ में, डीएफ था ईटा ए और ये था 2 पाई आर डी आर, ईटा ए भी था आर ओमेगा नॉट अपान एच था, ये था टॉर्क के लिए। तो इसको अलग अलग कर लो, ये बनेगा 2 पाई ईटा, 2 पाई ईटा ओमेगा नॉट अपान एच इंटू आर क्यू बनेगा इंटू डी आर। नाउ इंटीग्रेशन टॉर्क के लिए, लिमिट 0 से लेके कैपिटल आर तक, रेडियस आर था ना, डिस्क का रेडियस आर था, और स्मॉल आर का वेरिएशन यहां से लेके यहां तक चलेगा, कर दो इंटीग्रेट, आंसर आ जाएगा टॉर्क इज 2 पाई ईटा ओमेगा नॉट आर का पावर 4 अपान 4 आएगा, एंड दिस इज आंसर। ठीक है, इसके बाद इसे कॉपी कर लेना। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर का, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ ये होता है, कोई स्फीयर है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो, उसको तुमने पानी में छोड़ दिया, पानी बहुत समुद्र में तो पता नहीं गया हो कि नहीं गया, नदी हो, नदी में जाओ, नाव पे बैठो, और जो कॉर्क का बॉल होता है ना क्रिकेट का, उसको उठा के पानी में छोड़ दो, तो जब वो पानी में जाएगा नीचे की ओर, जाएगा पानी में नीचे की ओर,
तो पानी उसके ऊपर बायनेंसी फोर्स लगाएगी, साथ साथ विस्कस फोर्स भी लगाएगी। लिक्विड नॉन आइडियल है ना, तो विस्कस फोर्स लगाएगी। वो विस्कस फोर्स इसके वेलोसिटी के अपोजिट काम करेगा, और जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी उतना ही विस्कस फोर्स बढ़ेगा। तो बायनेंसी के अलावा वाटर उसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स लगाती है, एंड दिस रेजिस्टिव फोर्स इज अगेन विस्कस फोर्स। तो स्टोक लॉ स्फेरिकल बॉल पे उस वैल्यू को कैलकुलेट करता है, अब बताता है कि वैल्यू कितनी होती है। तो अगर सपोज करो ये वाटर है और इस पे एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है तो विस्कस फोर्स जो लिक्विड लेयर होती है ना ऐसे जाती है, लिक्विड लेयर ऐसे फ्लो में जाती है, फ्लो में। तो इसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लगाती है लेयर, ये जो लेयर है, ये लेयर जो है ये इसके ऊपर फोर्स लगाती है। इस फोर्स की जो वैल्यू आती है, दिस विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी। एक्चुअल में स्टोक्स ने इस लॉ को दिया था, ठीक है, तो इसीलिए उसको स्टोक्स लॉ बोला जाता है और इस फॉर्मूले को याद रखा जाता है। दिस इज द अगेन विस्कस फोर्स। ये विस्कस फोर्स वही है जो हम पढ़े हैं, कोई नया नहीं है। जो विस्कस फोर्स पढ़े थे एकदम वही विस्कस फोर्स ये भी है। बस फर्क क्या है कि ये विस्कस फोर्स जो है वो सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे वैलिड है, तो ओनली वैलिड इन ऑन स्फीयर। और जो ईटा ए डीवी बाई डीजेड था उसी को इंटीग्रेट करके स्फीयर के हर एलिमेंट पे इंटीग्रेट करके इसको प्रूफ किया जाता है, और आता है 6 पाई ईटा आरवी। तो इस चीज को तुम्हें याद रखना। और जब भी कोई स्फीयर पे कोई कहेगा विस्कस फोर्स बताइए, तो तुम ये बताओगे 6 पाई ईटा आरवी, ये नहीं कि ईटा ए डीवी बाई डीजेड कहोगे, तो डीवी बाई डीजेड निकाल ही नहीं पाओगे ना, तो फिर फायदा क्या है। तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे विस्कस फोर्स की वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आरवी, और इसे तुम्हें ध्यान रखना, इसे याद रखना। अब देखो, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है सब, जैसे टर्मिनल स्पीड। इसके केस में मान लो पानी में एक ऑब्जेक्ट को तुमने छोड़ दिया है, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, और जितना स्पीड बढ़ेगी विस्कस फोर्स उतना ही बढ़ेगा। तो टर्मिनल स्पीड तब आएगी जब नेट फोर्स 0 होगा, तो mg तो इसका नीचे को काम करेगा, अब बायनेंसी फोर्स ऊपर को काम करेगा। मान लो लिक्विड डेंसिटी ρl है, तो बायनेंसी फोर्स ऊपर काम करेगा कितना, v rho g। स्फीयर का वॉल्यूम v रो ऑफ लिक्विड इंटू जी, बायनेंसी फोर्स हो गया। और इसके साथ साथ अगर ये नॉन आइडियल है तो विस्कस फोर्स भी काम करेगा, जिसकी वैल्यू होगी 6 पाई ईटा आरवी। तो विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आरवी, बायनेंसी फोर्स v rho g और mg नीचे। तो एट टर्मिनल स्पीड पे नेट फोर्स 0 होगा, तो एफ नेट 0 कर दो। तो mg इज बैलेंस बाई दिस प्लस दिस, तो तुम क्या लिखोगे, mg इज इक्वल टू v रो एल जी प्लस 6 पाई ईटा आरवी, ये लिखोगे। अब तुम देखो मास को क्या लिख सकता हूँ, इसका मास लिखेंगे, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू, अगर रेडियस आ रहा है तो पाई आर क्यू, इंटू सॉलिड की डेंसिटी इंटू जी, इक्वल टू ये भी फिर वॉल्यूम है तो 4/3। अच्छा ये टर्मिनल वेलोसिटी भी है, देखना ये भी वॉल्यूम है और ये भी टर्मिनल वेलोसिटी है। 6 पाई ईटा आर भी वॉल्यूम है, ये भी रो जी वॉल्यूम कर रहा हूं, ये वेलोसिटी है, और भी रो जी में भी वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम है, ये टर्मिनल वेलोसिटी है। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी प्लस 6 पाई ईटा, और आर रेडियस है ना, कैपिटल आर, इंटू वी टी। सिंप्लीफाई कर दो तो वी टी की वैल्यू आएगी, इसको इधर भेजो और इसे डिवाइड कर दो, तो बनता है 2/9 आर स्क्वायर जी आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर जी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड होल डिवाइड बाई ईटा, इसमें कन्वर्ट होता है। तो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, इस पे बेस होकर जेई मेंस वाले और एडवांस वाले खूब पूछते हैं, तो जिसको तुम्हें ध्यान रखना होगा। टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला तभी कभी भी तुमसे पूछे स्फीयर पे, वैलिड ओनली ऑन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, वैलिड ओनली ऑन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट।
कोई भागना मत, यहीं पर ना एक बात करना लास्ट में तुमको। तो टर्मिनल वेलोसिटी फॉर्मूला होता है 2/9 आर स्क्वायर जी ब्रैकेट में रो एस माइनस रो एल अपॉन ईटा। इस चीज को ध्यान रखोगे। जहां रो एस क्या है, सॉलिड की डेंसिटी है, रो एल क्या है, लिक्विड की डेंसिटी है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर क्या है, रेडियस है स्फीयर का, जी तो जी होता है, बाकी 2 कांस्टेंट है, 9 भी 9 होता है। इसको ध्यान रखोगे। कभी भी तुमसे पूछे ये क्या स्फीयर है, पानी में छोड़ दिया, टर्मिनल वेलोसिटी बताइए, उठा के इस फॉर्मूले में रख देना, आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये फॉर्मूला लिक्विड में है, यही टर्मिनल वेलोसिटी एयर में होती है। देखिए, वैलिड ऑन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इन लिक्विड, ये लिक्विड का फॉर्मूला है। और यही वेलोसिटी एयर में बनती है, तो बनता है 2/9। जैसे बारिश की बूंदें जब आसमान से टपकती हैं और आ रही होती हैं, तो इतना दूरी ज्यादा होती है ना कि अगर रेजिस्टिव फोर्स ना हो तो वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाए कि अगर तुम्हारे सर पे टकराए ना तो सर को छेद के बाहर निकल जाए। तो रेजिस्टिव फोर्स क्या करता है कि उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम करने लगता है, और एक ऐसा टाइम आता है जब mg और रेजिस्टिव फोर्स इक्वल हो जाते हैं। जब इक्वल हो जाते हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेता है और कांस्टेंट वेलोसिटी से वाटर ड्रॉप फिर नीचे को आता है, बिकॉज ऑफ विस्कस फोर्स। इससे सर पे जब चोट लगती है तो उतना तेज नहीं लगती है, तो मर जाता। तो हम जिंदा रहने के लिए तो जिंदा रह जाता है। यही फॉर्मूला बनता है। बस फर्क पता क्या है, जब एयर होगा तो एयर में भी बायंसी होगी, बट उसमें ये जो रोयल होगा ना, ये एयर की डेंसिटी है, लिक्विड की डेंसिटी। जैसे लिक्विड में स्फीयर है वैसे ही हवा में स्फीयर है, तो हवा की डेंसिटी रोयल। सॉलिड की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में रोयल इज वेरी वेरी स्मॉल, तो रोयल को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है इसके रिस्पेक्ट में। तो ये बनता है 2/9 आर स्क्वायर जी अपान रो एस अपान ईटा। और ये जो फॉर्मूला है, दिस इज वैलिड ऑन स्फीयर इन एयर। इस चीज को ध्यान रखें। तो दो फॉर्मूले तुम्हारे सामने आ गए, लिक्विड में इसको लगाओगे और एयर में इसको लगाओगे। हालांकि बात देखिए, इसको भी एयर में लगा सकते हो, बस सकते रोयल के जगह क्या लिखना है, 0 कर देना। आगे थ्योरी का पार्ट इतना था, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन है एक तो ये दे देगा, पूछा टर्मिनेशन बताइए। दूसरा क्वेश्चन क्या करता है, लिखो ना, इसे लिखो। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया गया 4 kg, एयर में है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया गया, यह है 10 स्क्वायर के बराबर है, एसआई यूनिट में है, एसआई सिस्टम। स्फीयर का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड टर्मिनल स्पीड इन एयर, टर्मिनल स्पीड इन एयर। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, वी टी इक्वल्स टू 2/9 आर स्क्वायर जी रो एस अपान ईटा। ठीक है, तो देखो 2/9 वैल्यू प्लेस कर दोगे, आर रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 का स्क्वायर बनेगा, जी को जी रखो 10, ईटा 10 स्क्वायर के बराबर। रो एस डेंसिटी किससे आएगी, मास अपान वॉल्यूम से, तो मास 4 kg है, वॉल्यूम क्या होता है इसका 4/3 पाई आर क्यू, आर है 0.1। नाउ सिंप्लीफाई कर दो, इतना मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज आंसर। तो जब भी पूछेगा टर्मिनेशन बताइए, ऐसे निकालेंगे। यही पूछता है लिक्विड में होता तो लिक्विड की डेंसिटी दी गई होती, तो रो एस माइनस रो एल कर देते तो आंसर आ जाता। ठीक है, ओके। इसी बेस पर एक और क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन में ऐसा कहता है कि मास है 10 kg, तो टर्मिनल स्पीड दिया गया है vt इज 10 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है इफ मास
if radius becomes half, then find terminal speed keeping density constant. ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है, ठीक है, उसकी टर्मिनल स्पीड एयर में 10 मीटर पर सेकेंड है। अगर रेडियस को मैंने आधा कर दिया, डेंसिटी कांस्टेंट रखते हुए अगर रेडियस को आधा कर दिया तो टर्मिनल स्पीड कितनी हो जाएगी? चलो तो टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, कितना था 2/9 r² g अपान ईटा, बना था रोएस ना, रोएस क्या होगा मास अपान वॉल्यूम, तो मास अपान वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r³। तो तुम यहां से देख सकते हो ये वैल्यू जो है वो आ गई, r² से कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं, डेंसिटी तो कांस्टेंट रखना है ना, तब क्यों लिख रहे हो? ठीक तो है, यही रहने दो, डेंसिटी को कांस्टेंट रखना है, तो रोएस को कांस्टेंट रखना है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कांस्टेंट रखी एयर में है, तो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो Vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। तो रेडियस आधा कर दिया ना, हाफ कर दिया रेडियस, इसका मतलब जो फाइनल टर्मिनल स्पीड आएगी वो इनिशियल का आधा कर दिया ना, तो स्क्वायर आएगा ना, तो 1/4 हो जाएगा, तो 5/2। तो आंसर इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आंसर। ऐसा एक क्वेश्चन और करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद तुमसे एक बात करनी है, ये है कुछ ऐसा क्वेश्चन है, देखो तो इसमें क्या रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो नीचे की ओर भाग रहा है v स्पीड से, तो इसका एक्सेलरेशन g/2 है, नीचे की ओर g होना चाहिए था फ्री फॉल में, बट g/2 है बिकॉज ऑफ इसका फोर्स ऊपर है। अब वही ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की ओर मूव करने शुरू किया सेम स्पीड से, विथ सेम स्पीड, with same speed, then find acceleration। तो जब पहले केस में डाउनवर्ड भाग रहा है, जब स्फीयर डाउनवर्ड भाग रहा है तो mg नीचे को दिखाओगे, विस्कस फोर्स ऊपर दिखाओगे ना, अगर वेलोसिटी v नीचे को रहे तो, और कितने का होगा 6 पाई ईटा rv का होगा, तो इक्वेशन क्या लिखोगे mg माइनस 6 पाई ईटा rv बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज g/2। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरे केस में जब यही स्फीयर ऊपर की ओर भागेगा, mg तो हमेशा नीचे को होगा, जब स्फीयर ऊपर की ओर भागेगा तो विस्कस फोर्स नीचे हो जाएगा ना, कितने का 6 पाई ईटा आरबी का, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ। तब इसका एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, नेट फोर्स क्या आएगा तब की बार mg प्लस बनेगा ना 6 पाई ईटा आरबी बराबर मास इंटू ए, तुम ये लिखोगे। अब एक्सेलरेशन ए बन गया, सेकेंड इक्वेशन ये निकालना है, दोनों को जोड़ दो, जैसे जोड़ोगे mg क्या बनेगा 2mg बराबर, इस किस में जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा mg/2 प्लस ma, इससे a की वैल्यू क्या आ गई, इसके अंदर 2 दूनी 4 में से 1 घटा 3g/2, तो आंसर इज 3g/2, मतलब g से ज्यादा हो जाएगा, तो सही में होना चाहिए भाई, ऊपर की ओर भाग रहा है ना, तो mg भी नीचे, विस्कस फोर्स भी नीचे, तो दोनों फोर्स से तो एक्सेलरेशन g से बढ़ नहीं जाएगा, 3g/2 होना चाहिए, एंड दिस इज आंसर। तो इस देश के बहादुर बच्चों, अगर कोई डाउट है तो पूछो, बता दो।